नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, कल जो है द्विचर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसकी शुरुआत किया था और मैं आपको विलोपन विधि से सवालों को टैकल करना सिखाया था। आज की इस वीडियो में कितने प्रकार के सवाल आपकी सीआरटी में दिए गए हैं, उन प्रकारों पर एक एक सवाल पर हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि यह वीडियो हो सकता है 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए, लेकिन पूरी तल्लीनता के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा। कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि भैया आप पढ़ाते हैं और आप साइड नहीं हटते हैं। देखिए, आज से मैं प्रयास करूंगा साइड हटने के लिए। वैसे मैं हटता जरूर हूं। सीटेट में क्वेश्चन आता है कि लिखते समय कितने अंश का कोण बनाना चाहिए। 45 अंश के कोण पर आपको लिखना चाहिए जिससे बच्चों को दिखाई दे। तो मैं कोशिश करता हूं 45 अंश पे रहने के लिए, लेकिन फिर भी कैमरा है, इसकी वजह से शायद आपको न दिखाई देता हो। और एक आप लोगों की शिकायत आई कि आप वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं आप सभी को बताऊंगा पिक्सल जो है आप बढ़ा के देखा करिए, 360 पिक्सल पर देखा करिए, तो बिल्कुल क्लियर क्वालिटी के साथ हमारी वीडियोज आप तक पहुंचेंगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। द्विचर वाले रैखिक समीकरण के जो आगे जितने प्रकार के सवाल आपकी सीआरटी में बन सकते हैं उन सवालों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। और हमारे लिए 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में हमारे मेहनत के लिए लिख सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, मैं अनवरत आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न संबंधी जो प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है आपका भिन्न संबंधी प्रश्न। आपकी सीआरटी में दिया गया है भिन्न संबंधी प्रश्न। भिन्न संबंधी प्रश्न कैसे होते हैं और आपको कैसे इसे हल करना है, देखिएगा। एक सवाल में आपको लिखता हूं 2 अंकों की भिन्न संबंधी प्रश्न में पहला सवाल लिखिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न के क्वेश्चन आप लिखिएगा, भिन्न के अंश में, भिन्न के अंश में और हर में, अंश में और हर में, और हर में, अंश में और हर में एक घटा दें, एक घटा दें, तो नई भिन्न का मान, तो नई भिन्न का मान, नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है, 1/5 हो जाता है। फिर दिया गया है यदि उसके अंश में, यदि अंश में, यदि उसके अंश में, यदि उसके अंश में और हर में, और हर में, और हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो नई भिन्न का मान, तो नई भिन्न का मान, नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो वह भिन्न बताइए, तो वह भिन्न बताइए। इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो आपको ये सवाल कैसे टैकल करने हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको एक भिन्न देखना है। भिन्न देखते समय क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं पता है, इस भिन्न का अंश भी नहीं पता है और इस भिन्न का हर भी नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट कह देते हैं माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर x/y, x/y। और x/y में तो आप 100% इतना तो जानते होंगे, ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, और जो बीच में बटे का चिन्ह होता है इसको हम कहते हैं विभाजक रेखा। ठीक है, x/y एक भिन्न हो गया और x इसमें अंश है, y इसमें हर है। ठीक है, तो प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्तानुसार, या आप लिख सकते हैं प्रथम शर्तिया या प्रथम शर्तानुसार, जो भी आप लिखें। प्रथम शर्तानुसार क्या है, यदि भिन्न के अंश और हर में एक घटा दे, अंश में भी एक घटा दीजिए, मतलब x-1 कर दीजिए, हर में भी एक घटा दीजिए, y-1 कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/5। अब इसी को समीकरण के रूप में आपको परिवर्तित कर लेना है, बस बहुत आराम से। तिर्यक गुणा आप डायरेक्ट मार दीजिएगा, 5 का गुणा करेंगे 5x-5, यहाँ 1 का गुणा करेंगे y-1 हो जाएगा। इतना तो जानते हैं आप लोग ना, गुणा करना जानते हो भाई ना। हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक को एक तरफ कर लीजिए और अंकगणितीय व्यंजक को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर 5x है, y प्लस का है, इधर आएगा माइनस का y हो जाएगा, और इधर माइनस का 1 है और इधर माइनस का 5 है, जब इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5x - y बराबर 5 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, इस समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आइए द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, दिखाई दे रहा है ना। द्वितीय शर्त के अनुसार है यदि अंश में और हर में एक जोड़ दे, अंश में भी एक जोड़ दीजिए, x+1 कर दीजिए, हर में भी एक y+1 कर दीजिए।
अगर एक जोड़ देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है बस। अब इसको भी आप डायरेक्ट 3 गुणा मार दीजिए, कोई दिक्कत। 3x + 3 बराबर y + 1। बीजीय व्यंजक को एक तरफ कर देते हैं और अंकगणितीय व्यंजक को एक तरफ कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 3x - y बराबर 1 + 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 3x - y बराबर, एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, 3 में से एक गया 2 आएगा, लेकिन 2 प्लस का होगा कि माइनस का, आप कहेंगे भैया माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि 3 जो है बड़ी संख्या है और उसको निगेटिव है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण फर्स्ट और 2 को, समीकरण सेकंड को हल करना है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं x और y में किसी का गुणांक बराबर है। विलोपन विधि से हल करते समय पहले यही देखते हैं, x और y में किसी का गुणांक बराबर है। अगर x और y में किसी का गुणांक बराबर है तो हमारा बल्ले बल्ले हो गया। अब हम आगे किसी के गुणांक से इधर उधर गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं x का गुणांक यहाँ पे 3 है और x का गुणांक यहाँ पे 5 है, अर्थात x का गुणांक बराबर नहीं है। y का गुणांक यहाँ पे 1 है, y का गुणांक यहाँ पे 1 है। हम कह रहे हैं भैया काम बन गया, y का गुणांक बराबर मिल गया, अब हमको विलोपन करना आसान हो गया। तो समीकरण फर्स्ट, यहां पर देखिए माइनस है, यहां पर भी माइनस है। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर माइनस है, यहां पे माइनस है, अब दोनों को काटना होता है। अगर जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा। हम कहते हैं भैया आप क्या करेंगे, घटा देंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, इसको तो आप जानते हैं, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 5x - y = 4। यहां पर क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर माइनस का 2। नीचे के चिन्ह बदल लीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया। अब 5 में से 3 गया, 2x हो जाएगा। यहां पर 4 और 2 दोनों प्लस का हो गया, 4 और 2 6 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 मतलब 2 तिहाई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इतना तो दिखाई दे रहा होगा भाई, 2x बराबर 6 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी ना, इतना तो जानते हैं ना। अब x की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x का मान फर्स्ट में रख दीजिए। x का मान जब फर्स्ट में रखेंगे क्या हो जाएगा, 5x - y बराबर 4, यही समीकरण फर्स्ट है। 5 × 3 - y बराबर 4, 5 × 15 - y बराबर 4 है ना, 15 - y बराबर 4। इसको क्या करेंगे, y इधर लेके आएंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y इधर लेके आएंगे, 4 इधर लेके जाएंगे, 15 में से 4 गया 11, y बराबर आ गया 11। तो भिन्न का मान कितना आ जाएगा, तो भिन्न क्या आ जाएगा, तो भिन्न क्या आ जाएगा भाई बताओ, भिन्न x/y है, मतलब 3/11 है। कोई दिक्कत आपको नहीं है? कुछ लोग कहेंगे भैया उत्तर की जांच करके बताइए क्या उत्तर सही आया है 3/11। अब देखिए पहले शर्त में रख के मैं दिखा देता हूं उत्तर सही आपका गलत है। यदि भिन्न के अंश और हर में एक घटा देते तो नहीं, भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। भिन्न आपका उत्तर आया 3/11। अब इसमें से एक घटा दीजिए, एक यहां से घटा दीजिए, एक यहां से घटा दीजिए, आ गया 2/10 आया ना। तो 2 1 के 2 2 5 10, 1/5 आया कि नहीं आया? अगर भिन्न के अंश और हर में एक घटाते हैं तो इसका मान 1/5 आ जाता है, अर्थात हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। हमको कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। और इसी तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आपको परेशान नहीं होना है। अब जैसे जितने भी सवाल इस तरीके के आपकी किताब में दिया गया है ना, तो आप उन सवालों को करिए, ठीक है। उन सवालों को करिए आप लोग। कहीं भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां पे मुझे समस्या हो रही है। एक बच्चे ने आज हमसे सवाल पूछा था कि सर ये सवाल बता दीजिए, भिन्न वाला ही सवाल था। मैं उस सवाल को नहीं ले पाया हूं, लेकिन ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, ऐसे ही सेम वही कंडीशन लगेगा, ठीक है। चलिए आते हैं संख्या संबंधित जो सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, संख्या संबंधी सवाल। हाँ, यहां पर देखिए 2 अंकों की एक संख्या की संख्या संबंधी सवाल। देखिए संख्या संबंधी सवाल है, 2 अंकीय एक संख्या, 2 अंकीय, आप लिखा करिए, 2 अंकीय एक संख्या की दहाई का अंक, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या के अंकों को
जोड़ के 4 गुनी हो यदि संख्या अंकों के योग की यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है तो संख्या बताइए। ऐसे सवाल हम कैसे हल करते हैं देखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 अंकी एक संख्या है। मैं कहता हूं अगर कोई संख्या आपको, मान लीजिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं, एक संख्या है 12, ठीक है, 12 संख्या है, 12 संख्या है तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 10 धन 2, ठीक है। अर्थात दहाई वाले अंक में, दहाई के अंक में 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इकाई के अंक में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको वह संख्या प्राप्त हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 12 संख्या है तो हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 10 धन 2। मतलब जो दहाई की संख्या है ना वो हमेशा 10 से मल्टीपल होगी और इकाई की संख्या हमेशा 1 की मल्टीपल होगी। समझ रहे? जो 1 है यह 10 का मल्टीपल है। मान लीजिए 21 है, जो 2 है वो हमेशा 10 का मल्टीपल, अर्थात 2 का मतलब 20, अलग से लिखेंगे 20 धन 1 लिखा गया। इसी तरीके से 2 अंकीय अगर एक संख्या है, अगर इसकी इकाई का अंक हम मान लेते हैं, इकाई का अंक y मान लेते हैं, अंक y मान लेते हैं, और दहाई का अंक x मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी? बताइए। मैंने अभी बताया ना, जो संख्या होती है अगर इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो संख्या हो जाएगी 10x धन y, क्योंकि दहाई के अंक में हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं और इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, तब जाकर के वह संख्या प्राप्त होती है। तो आपका संख्या प्राप्त हो गया 10x धन y। अब पहला शर्त क्या कहा है, प्रथम शर्त कहा है भैया, 2 अंकीय एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक, ये संख्या हो गई ना, दहाई का अंक क्या है, अब बताइए दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक आप कहेंगे x है। दहाई का अंक इकाई के अंक से, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है y, इकाई के अंक से 4, इकाई के अंक से 3 कम है, 3 कम कर दीजिए। समझ गए ना पहली बात? अब कुछ लोग कहेंगे भैया ई काहे लिखा दिया, अभी मैं बताऊंगा क्यों लिखा दिया। अब पहले शर्त में यही लिखा गया, 2 अंकी एक संख्या है जिसमें दहाई का अंक मैंने x माना है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, इकाई के अंक में 3 घटा दिए, दहाई के बराबर कर दिए, बॉल खत्म, पहला समीकरण हो गया है। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू -3। ठीक, चलिए आइए द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, द्वितीय शर्त कहा गया है, यदि संख्या अंकों के योग से, यदि संख्या क्या है, अब बताइए संख्या क्या है, संख्या डायरेक्ट x, संख्या x y नहीं है भाई संख्या x y नहीं है, संख्या a है, संख्या यह है। यदि संख्या मतलब 10x धन y अंकों के योग से मतलब x प्लस y के योग से अंकों के योग की 4 गुनी है, मतलब 4 से इसे गुणा कर दीजिए। यदि संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, बस द्वितीय शर्त कंप्लीट हो गया। समझ गए ना? इसी तरीके से सवाल को टेकल करना है। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 4x प्लस 4y। ठीक है, अब घटा दीजिए, 10x माइनस 4x प्लस y माइनस 4y बराबर 0। 10 में से 4 गया 6x, 4y में से 1y गया 3y, ठीक है, बराबर 0। समझ गया ना? 10 में से 4 गया 6x, y माइनस 4y मतलब माइनस 3y बराबर 0 हो गया। अब इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2x माइनस वाई बराबर 0, अर्थात 3 इसके बटन में चला जाएगा, 0 के नीचे, मतलब 0 के नीचे चला जाएगा 3 ना, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। यहां भी y का गुणांक बराबर है, यहां भी y का गुणांक बराबर है, दोनों माइनस का है, अर्थात हम क्या करेंगे यार, घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा है ना? अभी देखो घटा देते हैं, प्लस कर दिए, प्लस माइनस कर दिए, ये जो है कट गया, ये हो गया -x। समझ में आया ना?
माइनस का 2x प्लस का x। अगर एक संख्या प्लस का एक संख्या माइनस का तो हमेशा घटती है, तो क्या हो गया माइनस के x, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा ना, है ना। तो x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिएगा, x की वैल्यू को समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिएगा। जो आएगा आपसे संख्या पूछा है तो संख्या यही हो जाएगी, 10 में x से गुणा कर दीजिए, मतलब 30 प्लस कुछ संख्या प्राप्त होगी। अब आप अपने मन से इसे इतना तो कर सकते हो भाई ना, अब इतना करिएगा, आप हमको उत्तर बता दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं संख्या से संबंधित ऐसे ही नॉर्मल सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा और टेकल करने का प्रयास करिएगा आसानी से, है ना। बहुत विधिवत तरीके से मैंने समझाया है। अब कुछ लोग कहेंगे एक बार में समझ में नहीं आता, मुझको कठिन लगता है, तो यही ऑनलाइन का फायदा है, आप हमको धड़ाक से पीछे मार दीजिए और फिर से पूछ लीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही बोलता हुआ आपके सामने रहूंगा। चलिए आगे, अब कैसा सवाल आपकी परीक्षा मतलब ये सीआरटी में दिया गया है, आयु संबंधी क्वेश्चन। क्या है, आयु संबंधी प्रश्न। चलिए, जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला हो कैसे आएगा आप देख लीजिए इसे। पांच वर्ष पहले पिता की आयु, मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें जो है आपको केवल समझाऊंगा और समीकरण बना के दे दूंगा, हल आपको करना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है 16 मिनट का हो चुका है, मुझे जो है सारे टाइप के सवाल आपको बताने हैं, ठीक है। समझ में आया ना, आपको सवाल हल करना है, हल करिएगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, बस यही सवाल आपसे पूछा गया है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, इसमें आपको पहले पिता की आयु मान लेनी होती है। पिता की आयु माना पिता की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। प्रथम शर्त क्या है बताइए भैया, प्रथम शर्त क्या कहा गया है। प्रथम शर्त कहा गया है 5 वर्ष पहले, जैसे ही आपसे कहा जाए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी x-5, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु। ऐसा नहीं है केवल पिता की आयु, अगर क्वेश्चन दिया गया है तो पिता और पुत्र दोनों की आयु 5 वर्ष पहले तुलना करवाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष पहले पिता का x-5, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु y-5, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, पिता की आयु x-5 अपने पुत्र की आयु y-5 की 3 गुनी है, मतलब इंटू 3 कर दीजिए। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x-5 बराबर 3y माइनस का 15। अब इसको आगे क्या करेंगे, पक्षांतर कर लीजिए, 3y इधर का आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 5 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। x-3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है ना, इस समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब द्वितीय शर्त के अनुसार आइए, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x+10 हो जाएगी नहीं, 10 वर्ष बाद पिता की आयु x+10, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+10 हो जाएगी, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी,
पुत्र की आयु की 2 गुनी कर दीजिए, यहीं 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 2i प्लस 20, x माइनस 2i बराबर 20 में से 10 गया 10, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपको हल कर लेना है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करना है। इसमें हम देखते हैं किसी का गुणांक बराबर है या नहीं बराबर है, को जो है बहुत ही आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आयु से संबंधित सवाल ऐसे ही हल करते हैं। जहां पे 5 वर्ष पहले की बात कहेगा वहां पिता पुत्र माता पुत्र जो भी दिया रहेगा दोनों को 5 वर्ष करेंगे, तब तुलना करेंगे। और जहां पर 10 वर्ष 5 वर्ष पहले किया रहेगा वहां पे दोनों को 5 वर्ष 10 वर्ष पहले करेंगे, तब जाकर के तुलना करेंगे। एक को 5 वर्ष करके तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए भैया आगे के सवालों पर हम चलते हैं। आगे का सवाल है आयु संबंधी प्रश्न हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में दिया गया है। एक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन हम जो है जब आपको समलंब समांतर चतुर्भुज पढ़ा लेंगे उस समय हम यह क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि इसमें जितने भी ज्यामिति दिए गए हैं वो चतुर्भुज वाले ज्यामिति दिए गए हैं। और चतुर्भुज के मुझे लगता है आपको आप सभी को आता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं ये समझता हूं कि आपको नहीं आता है, ठीक है। इसी वजह से मैं ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन जो इबारती क्वेश्चन आपकी एससीईआरटी में दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको चतुर्भुज पढ़ाते वक्त कराऊंगा, ठीक है। तो 3 टाइप के सवाल आपकी परीक्षा में दिए गए हैं, तो आप जरूर ऐसे सवालों को हल करिएगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपको देता हूं, ये आपको करना है, ठीक है। लिखिए, ये सवाल लिख लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। ये सवाल मैं करा देता हूं, ठीक है। चलिए ये सवाल, क्योंकि हो सकता है ऐसे सवाल आप जब स्थान बदले जाते हैं तो आप ना जानते हो ऐसे सवाल, ठीक है। क्वेश्चन का कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, दहाई ऊपर लिखता हूं, हाँ, दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। इकाई के अंक का दोगुना है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। 36 कम हो जाएगी। वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए, ठीक है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई और दहाई का अंक तो हमको मानना है। माना दहाई का अंक दिखाई दे रहा है ना, माना दहाई का अंक, कहां पे है, ठीक, माना दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए प्रथम शर्त क्या, तो आपसे मैं संख्या पूछ लेता हूं। तो संख्या क्या हो जाएगी भैया, संख्या क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया ना संख्या क्या हो जाती है। संख्या हो जाती है दहाई में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा, 10 x धन y संख्या हो जाएगी। समझ में आया ना। अगर दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो आपसे संख्या पूछी जाए 10x धन y हो जाएगा, ठीक है। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, आप अच्छे से लिखिएगा अगर आपको नंबर अच्छा पाना है। प्रथम शर्त के अनुसार दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दहाई का अंक क्या है, x है। x क्या है, x जो है इकाई का अंक क्या है, आप कहेंगे y है, y का दुगुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, मतलब x का मान x बराबर 2y है, तो x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। बस अब सेकंड शर्त क्या कहता है,
बताइए, सेकंड शर्त कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, अंकों के स्थान बदलने पर क्या होगा? अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या क्या मिलेगी आपको? बताइए, अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या क्या होगी? यक्स जो है वाई की जगह पे आ जाएगा, वाई जो है यक्स की जगह पे आ जाएगा, मतलब 10y धन यक्स हो जाएगा अंक। अंकों के स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या, जो नई संख्या ये मिली है पहले से 36 कम हो जाएगी, अर्थात जो 10y धन यक्स मिला है, 10y धन यक्स मिला है, नई संख्या यही मिली है ना। जब अंकों का स्थान हमने बदला तो हमको क्या मिला? आप कहेंगे भैया 10y धन यक्स मिला, मैं कहूंगा हाँ भैया 10y धन यक्स मिला। जो नई संख्या है वह पहले से 36 कम हो जाएगी। पहले वाली संख्या क्या है? 10x धन y है, 10x धन y है, पहले से 36 कम हो जाएगी, इसमें 36 घटा दीजिए, कहानी खत्म, सवाल हल हो गया। इसे आगे हल कर लीजिए, 10y धन x, और इसको इधर लेके चलाइए ना, माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 36, समझ में आया ना? इज इक्वल टू माइनस 36। अब इसको क्या करेंगे? अभी फिर न गिर जाए, 10y में से y को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 9y, x में से माइनस 9x बराबर का माइनस का 36, ठीक है। 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का x बराबर, सॉरी यहां पर देख लीजिए, यहां पे 9 कॉमन ले लेंगे ना तो y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 36 हो जाएगा। अब 9 इसके बट्टे में चला जाएगा तो y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। इधर x माइनस 2y बराबर 0 है, इधर y माइनस x बराबर माइनस 4 है। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कर लेंगे कि नहीं हल कर लेंगे? आप बताइए, विलोपन विधि से हल कर लेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल हल कर लेंगे। तो अगर अंकों के स्थान बदलने वाले सवाल आएंगे तो ऐसे ही। अब यहां पर कुछ लोगों को जानते हैं कहां पे दिक्कत होने वाली है? कुछ लोगों को दिक्कत यहां होने वाली है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। कहेंगे भैया 36वां घटाएं कौन में से? यही आपको समस्या हो जाएगी कुछ लोगों को। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जिसमें से कहेगा उसी में से घटाना है, जिसमें से कहेगा उसी में जोड़ना है। नई संख्या पहले, मतलब अगर स्थान बदल दिए जाए तो प्राप्त नई संख्या यह प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, पहले वाली संख्या से 36 कम हो जाएगी, इसी में से 36 घटा दीजिए। पहले से 36 अधिक हो जाएगी तो इसी में 36 जोड़ दीजिए। पहले से जिससे बोला जाएगा उसी में जोड़ना घटाना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सवालों को समझ पाए हैं, और सवालों को अगर समझ पाए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। आपकी परीक्षा में द्विचर रैखिक समीकरण के जितने सवाल बन सकते हैं मैंने करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होता है वह आपका चतुर्भुज समलंब का क्षेत्रफल शुरू होगा। समलंब के क्षेत्रफल के बाद वृत्त का परिधि और व्यास, ये आप पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एससीईआरटी के सवाल करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद चतुर्भुज मतलब कि आपका जो है चतुर्भुज के कोण वगैरह जो आते हैं नॉर्मल से, वो आपको कराना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें नहीं लगता है कोई और सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है, बस, ठीक है। चतुर्भुज के प्रकारों पर हम बात कर लेंगे, मतलब हमें लगता है 3 से 4 वीडियो और आपका जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज आप पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसमें भी चक्रीय चतुर्भुज तृतीय सेमेस्टर में भी था, इसमें भी है, तो चक्रीय चतुर्भुज आप जानते हैं। 4 वीडियो और दे दूंगा तो 4-5 वीडियो में, 4 से 5 वीडियो 100% आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज यह हो सकता है 21-22 वीडियो हो चुका है, 21वां वीडियो होगा। 5 वीडियो और दे दूंगा, 26 वीडियो हो जाएगा। 26 वीडियो के बाद कम से कम जितना समय आपका बचेगा पर डे में 5 से 10 सवाल प्रैक्टिस के रूप में आपको देता रहूंगा। आप इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भैया अंग्रेजी आप करा दीजिए। भैया मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, अंग्रेजी यार मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप अंग्रेजी के लिए मुझको मत प्रेशराइज करिए, क्योंकि मैं अकेले काम करता हूं, किसको मैं पकड़ के लाऊं अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, ठीक है। और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मैं जितने अच्छी तरीके से किसी चीज़ को डिराइव कर पाता हूँ आप लोगों को उतने अच्छे तरीके से कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसी वजह से किसी को कहता नहीं हूँ कुछ करने के लिए, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। एक लड़का बोल रहा था कि आप वो वाली शायरी नहीं बोलते हैं, राह देखेंगे तेरी, ठीक है। तो अपने टारगेट के लिए आप हमेशा इस चीज़ को फोकस करिएगा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। हमारे और आपके हाथ में क्या है? हमारे और आपके हाथ में केवल और केवल मेहनत है, परिश्रम है, प्रयास है। हम प्रयास ही कर सकते हैं। जैसे कोई परीक्षार्थी होता है, परीक्षा दे करके आता है, उसके बाद लोग जुट जाते हैं मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मैंने मेहनत किया है, मैंने ओएमआर में अपनी किस्मत लिख के चला आया, अब होगा कि नहीं होगा ये
आने वाला भविष्य तय करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम मेहनत करते हैं, लगातार हमको करना भी चाहिए। एक टारगेट के लिए मैं हमेशा कहता हूं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाएं। जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस रण में कदम रखा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आखिरी सांस तक प्रयास करते रहेंगे। माता पिता को जो सपना हमने दिखाया है कि एक दिन मैं सरकारी अध्यापक बन करके आपके सपने को साकार करूंगा, जो आपके माता पिता नहीं कर पाए हैं, उन सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी जो आपने अपने माता पिता को दिखाया है, उसको पूरा करने के लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वह सपना जरूर साकार होगा। आने वाला समय आपका होगा, बस निरंतर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक बेहतरीन प्रतिभा के साथ जन्म लेता है। बस जरूरत होती है उस प्रतिभा को पहचानने की। जिस दिन आप उस प्रतिभा को पहचान जाते हैं, उस दिन आप दुनिया में अलग ही चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कोई कोई जबरदस्ती का मास्टर हो जाता है, ठीक है, और मास्टर बनने के लिए नहीं होता है, लेकिन जबरदस्ती का मास्टर हो जाता है। उसका शौक होता है कुछ दूसरा, लेकिन एक मजबूरी की वजह से मास्टरी पकड़ लेते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका उद्देश्य कक्षा 10वीं से ही क्लियर होता है, हमको तो बनना है मास्टर। तो ऐसे लोग मास्टर बन करके देश के विकास में मजबूती से अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि आपका जो भी टारगेट है, वह टारगेट पहले से फिक्स होना चाहिए, जिससे आप जो है नौकरी पाने के बाद अपने आप को कुंठित न महसूस करें। आपको लगे कि यार जो सपना मैंने देखा था वो सपना मेरा पूरा हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। आपकी जो इच्छा हो, आप जो समाज को देना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप दे सकते हैं, और बहुत से लोग दे भी रहे हैं, ठीक है। अपने जॉब में होते हुए भी अपने कला का प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। आपको भी जब मौका मिलेगा आप भी करिएगा। अब कुछ लोग कहते हैं आपका, तो मेरा तो भाई पैशन ही, जुनून ही यही है, ठीक है। मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से ये काम कर रहा हूं, सीधी बात मतलब जब से जानने लायक हुआ हूं तब से मेरा शौक ही है कि मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। मुझे कुछ भी मिल जाए तो पढ़ाना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा ये पैशन है। जब तक दिन भर में 1-2 वीडियो या कहीं पर बैठ करके 1-2 लेक्चर मुझे देने को ना मिल जाए, फेंकने को। अब कुछ लोग कहेंगे फेंकना शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बोलने को अब लोग फेंकना शब्द इस्तेमाल कर दिए हैं। जब तक ऐसा मुझे मौका नहीं मिल जाता, खाना ही नहीं पचता है, ठीक है। तो एक यूट्यूब मेरा जरिया बन गया, आप लोगों से बातचीत हो जाती है और वीडियो भी बना देते हैं, कुछ लोगों का कल्याण भी होता है और हमारा भी इससे कल्याण हो जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। शेयर आप लोग जरूर किया करिए, क्योंकि शेयर आप करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। हौसला नहीं भाई, अर्निंग बढ़ेगी तो और भी मन लगेगा काम करने में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।